उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के माध्यम से आयोजित होने वाली आगामी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल, लेक्चरर फिजिक्स बैच 2022, आज आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूं कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और इसमें कौन कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम फॉलो करें और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो इस पर आज हम बात करेंगे। मैं जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है 18 अक्टूबर 2024 यानी कि कल से, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 7 नवंबर 2024 है। ये सब आपको डिटेल पहले से पता है। तो सर, हम सबसे पहले यहाँ पर अब स्क्रीनिंग के सिलेबस पे यहाँ पे बात करते हैं। जो हमारा शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन है, इसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, अधिकतम अंक 150, 2 घंटे का समय रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यह बता दूं कि आप सभी लोग केवल अभी स्क्रीनिंग की ही तैयारी पर ऐसे ना चलें, जो मैंने स्वयं भी करा था। मैंने जो स्क्रीनिंग परीक्षा थी उसमें मैंने 150 मार्क्स में से 101.75 मार्क्स अर्जित किए थे स्क्रीनिंग परीक्षा में। क्योंकि तो मेरा पहले स्क्रीनिंग में बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम टाइम स्क्रीनिंग पे दिया हुआ था। बाकी सब्जेक्ट में मेरी सेकंड रैंक आई। वहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पूरी मेहनत की थी, और कैसे मैंने अपनी तैयारी की थी स्क्रीनिंग के लिए और ये सब मैं बताऊँगा। लास्ट टाइम फिजिक्स की जो कट ऑफ गई थी जनरल में, वो 78 मार्क्स गई थी स्क्रीनिंग में, और जो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 110 मार्क्स गई थी उसमें मेंस में। वहां पर हमारे 200 नंबर का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का समय होता है, और मुख्य परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन हरिद्वार में ही आयोजित होती है, और स्क्रीनिंग परीक्षा के सेंटर आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो किया था, सेल्फ स्टडी की थी स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, और कैसे किस सब्जेक्ट पे मैंने कितना फोकस किया था वो भी हम आगे बात करते हैं इस पर। तो ये तो था कि 150 नंबर के आपका यहाँ पे प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे की समय अवधि इसके लिए रहेगी। अब इसके बाद से सर हम सीधे आ जाते हैं सिलेबस पर, और इसके लिए मैं बाकी आगे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और आगे फिर हम आपको बात करेंगे इसके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास भारतीय प्रश्नों जैसे शिक्षण अभिरुचि है, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, यहाँ पे 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और पूर्णांक 40 रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ई गवर्नेंस। लगभग इतने में से ही आपका 10 से 12 नंबर का पेपर बन जाएगा। जो 40 मार्क्स हैं, आप ये मान के चलिए, लास्ट टाइम भी यही हुआ है, लगभग 12 नंबर या उससे ज़्यादा भी रहेगा, 12 नंबर मिनिमम आपका यहाँ से बन जाएगा। और इस पर जो है बुक्स में जो है काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। बुक में भी आपको बताऊंगा भी आगे। डॉक्टर रमन बिहारी लाल और कृष्णाकांत शर्मा की बुक काफ़ी अच्छी है, जिसमें ये कुछ टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो यूट्यूब में चैनल है सनवाल फिजिक्स क्लासेस, इसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट में जो मैंने स्वयं के नोट्स बनाए थे वो मैंने बुक्स को फॉलो किया। कौन सी बुक को, जो भी आप अगर मेरे नोट्स को देखेंगे, साथ में आप डॉक्टर रमन बिहारी लाल और कृष्णाकांत शर्मा की बुक देखेंगे, तो उस बुक में से राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, यूजीसी, इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें दूसरी बात क्या है, जो आपको मैं बता दूं, बुक में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो मैंने जो अपने नोट्स यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आप उनको फॉलो करिए, उनको पूरा लिखिए, उनको नोट करिए और रिवाइज जरूर कीजिए। मैंने फिर एमसीक्यू भी वहाँ पे अपलोड किए हैं। जब आप एक बार नोट्स बना लेते हैं, उसका रिविजन कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप एमसीक्यू की ओर जाइए। तो मैक्सिमम मैं कहूँगा जो आयोग वाले मैंने अभी तक नोट्स अपलोड कर दिए हैं, बाकी जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं आगे भी अपलोड करते रहूँगा। तो उस संदर्भ में 90 to 95% आपका सिलेबस मेरे उन नोट्स से कवर हो जाएगा।
आयोग वाली बात पे मैं कर रहा हूँ, बाकी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आप इसका अगर सिलेबस देखेंगे तो नीचे जो है सर, जो शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण है, शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियां प्रविधियां, परंपरागत आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, ये सब आप बीएड की कोई भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बुक उठाइए, मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा। जैसे आर ए शर्मा की बुक है, डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ की बुक है, या मंगल एंड मंगल की बुक है, कोई एक बुक आप उठाइए और बुक से पढ़िए। आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करिए, मेरे आपको विशेष राय है, ठीक है। और जो ये मूल्य आधारित शिक्षा है, मूल्यों के प्रकार, वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्य, ये मैक्सिमम बुक्स में नहीं मिल पाता है टॉपिक, मुझे भी नहीं मिला था, इसको आप थोड़ा सा गूगल से सर्च करके भी इनको पढ़िए सर। इसके बाद से शिक्षा तकनीकी, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, इसको और मैं जो बताना चाहूंगा आपको, इसके लिए मैंने बुक फॉलो की थी भटनागर की, ट्रिपल भटनागर जो आती है, ए बी भटनागर, मीनाक्षी भटनागर वाली बुक, उसमें पर्सनैलिटी काफी अच्छे से दिया हुआ है। मैं अपने नोट्स भी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो ये तो था सिलेबस, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सबने बीएड किया है और बीएड में ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मेन दो बुक कौन से, एक तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, कोई भी बुक आप फॉलो कर लो, जैसे मैंने डॉक्टर रमन बिहारी लाल और कृष्णकांत शर्मा, वो बुक अच्छी है, ठीक है। साथ में शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण है, तीसरा मूल्य आधारित शिक्षा, एक कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन, विद्यालय में अनुपस्थिति एवं विद्यालय छोड़ने के कारण शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, ये शैक्षणिक मूल्यांकन, ये सब आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक्स मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, इनमें ये टॉपिक मिल जाते हैं, ठीक है। तो 40 नंबर तो इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने 40 में से 37 मार्क्स अर्जित किए थे उसमें, तो आप भी आसानी से इतने मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। थोड़ा आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी सर, मोटिवेट रहिए, बस पढ़ते रहिए। अब इसके बाद से नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये जो पोर्शन है इसमें बहुत से लोग घबरा जाते हैं, देखिए इसके कारण ही सबको थोड़ा सा टेंशन भी क्रिएट होता है, जो जीएस है। लेकिन जो आप एक बात को बहुत ध्यान से यहाँ पे सोचिए, जो 150 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें जीएस है मात्र 35 नंबर का, ठीक है। अब इस जीएस में भी आप बहुत सारी चीजें ऐसी देखेंगे जो अलग अलग पोर्शन है। जैसे पहला है सर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है। यहीं से इनमें से आपको मिनिमम, और खेलकूद एवं मनोरंजन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो लिखा है सर, इसमें से आपको मिनिमम 5 नंबर का पेपर यहीं से आपको मिल जाएगा, कुछ खेलकूद में, ठीक है, और कुछ आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में क्या हुआ। तो इसलिए आप 2024 का करंट अफेयर तो पूरा करेंगे ही, 6 अप्रैल को आपका पेपर प्रस्तावित है, तो 2024 पूरा जनवरी से दिसंबर, और आपका जनवरी टू मार्च 2025 वो करेंट अफेयर को आप करिए। आप यूट्यूब में बहुत से चैनल हैं, ठीक है, आप उस किसी भी चैनल से करेंट अफेयर वहां से देख लीजिएगा। साथ में प्रतियोगिता दर्पण और जो वार्षिक समसामयिकी वाली बुक आती है, वार्षिक, जिसमें पूरे वर्ष का दिया रहता है, उस बुक को आप जरूर परचेज कर लें, ये आपको विशेष राय है। क्यों, तो 4 से 5 नंबर ये आप यूट्यूब से जैसे देखिए, तो 35 में से 5 नंबर यहाँ चले गया। अब जो ये है पोर्शन, देखिए आप, भारत का इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां इत्यादि, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो भारत का इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक, पूरा आयोग ने सब कुछ लिख दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को विशेष राय यह देना चाहूंगा कि आप यूकेपीएससी के अब जो पेपर आ रहे हैं, उनको जरा सा आप लोगों ने एनालिसिस यदि किया हो, तो उसमें एक तो मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है, 1857 की क्रांति के बाद से वहां का आप इतिहास पढ़िए, और उसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक को पढ़िए, इनफ है। क्यों, तो आप अगर बुक बहुत सारी हैं, स्पेक्ट्रम की बुक है, बिपिन चंद्रा की बुक आती है, आपको इतनी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में, ठीक है। आप ल्यूसेंट पढ़िए, वहां से विशेष आपको क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूं। मध्य जो आपको, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है 1857 की क्रांति के बाद से 1950 तक का जो भी है हमारा, और प्रेजेंट में जो चले आ रहा है। साथ में आप दक्षिण भारत का इतिहास, वहां से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोक सेवा आयोग के पेपर को उठा के देखेंगे, दक्षिण भारत का जो साउथ का हिस्ट्री है, वहां से बहुत बन रहे हैं। जैसे बहमनी साम्राज्य वाला, ये सब आप पढ़ें, गोलकुंडा वाला जो है उसको आप पढ़ें, कृष्णदेव राय से रिलेटेड, ये जो भी है मतलब दक्षिण भारत से रिलेटेड, ये हिस्ट्री को आप पढ़ें। मध्यकालीन और जो प्राचीन इतिहास है, वहां से आप गुप्ता, मौर्य, ये वंशों को थोड़ा थोड़ा आप इनको भी स्टडी करें, मेन लेकर के।
एवं भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान। अब ये तो पूरा भूगोल, अब आप इसमें अगर पूरा भूगोल पढ़ने लग जाएं तो पीसीएस की तैयारी आपकी तो एक साल में भारत एवं हम भारत का भूगोल ही नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से। तो यहाँ आपको मेन मेन चीजें देखनी है। आपको देखिए अब प्राकृतिक संसाधन प्रकार, नियोजन, संरक्षण एवं संवर्धन, ये आप डायरेक्ट उसमें डालिए गूगल में, प्राकृतिक संसाधन वहां मिल जाएगा। छठा पोर्शन, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए बस, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। जो 6 पॉइंट है सर, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये पोर्शन आप पूरा पढ़ लीजिए और इसको आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी बुक को फॉलो कर लीजिए, आप ल्यूसेंट से ही इसको पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में। वहां पूछ जनरली क्या पूछा जा रहा है जो पेपर्स में आपसे आर्टिकल पूछ लिए जा रहे हैं, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार के आपके अंदर आपको हर अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा। जैसे 19 है, 19 के अंदर ABCDEF हर एक पोर्शन को आपको उसके अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज ये डिटेल में पढ़ी। तो 6 वाले को आप यहाँ से पूरा कंप्लीट करेंगे। एक बुक आती है प्रवक्ता के लिए जो अरिहंत पब्लिकेशन की है, उस पर भी मैं अभी बात करूंगा आगे, बुक्स भी आपको इसके लिए सजेस्ट कर दूंगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन जो है, ये आप देखिए। सामान्य विज्ञान, इसके लिए मैं आपको एक विशेष राय दूंगा। सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता। सर आप अगर यदि आपके अगल बगल में कोई 6, 7, 8 के बच्चे हैं, क्लास 6, 7, 8, आप उनसे एनसीईआरटी को अरेंज कर लीजिए। क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, वहां से आप सामान्य विज्ञान को जरूर पढ़ें एनसीईआरटी से। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी अरेंज कर लीजिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो ल्यूसेंट में ही सामान्य विज्ञान भी दिया रहता है। ल्यूसेंट की एक सामान्य विज्ञान करके बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जनरल साइंस के लिए जैसे पादप से प्लांट से लेकर के डिजीज हो जाती हैं, या हमारे बॉडी में ब्लड का पीएच क्या होता है, ये सब गाड़ियों में पीछे देखने के लिए कौन से मिरर यूज होते हैं, जनरल से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। क्यों? तो स्क्रीनिंग का पेपर केवल साइंस स्ट्रीम के लिए ही नहीं है, वह कैसा है, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स वालों के लिए भी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा विज्ञान यहाँ पे टफ आएगा नहीं, लेकिन बायोलॉजी पर विशेष फोकस आप लोग करेंगे, बायोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर पर्यावरणीय विकास, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। अब आपको इसमें कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले कंसेप्ट कब दिया गया, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा कृषि, वाणिज्य, उद्योगों की विकास की दिशा, दशा एवं दिशा, इसको आप प्रेजेंट के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जो मैं बुक सजेस्ट करूंगा अभी इसके लिए भी, एक तो ल्यूसेंट है, बाकी एक प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए जब मैंने तैयारी करी थी तो उस समय बुक आई थी कौन सी, अरिहंत पब्लिकेशन की, वो भी आप अभी भी मार्केट में अवेलेबल होगी, आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इस पोर्शन में भी। अब सर चलते हैं नेक्स्ट, ये इस पोर्शन को आपको अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। क्यों? तो इसी पोर्शन पे बहुत से बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने उत्तराखंड को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, और उत्तराखंड में आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आपके 30 से 30 नंबर आए। उत्तराखंड को आप बहुत डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे इसके लिए भी मैं आपको बुक्स सजेस्ट कर दूंगा, कोई ज़्यादा बुक्स आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सामान्य भूगोल, स्थिति, विस्तार, संरचना, उच्चावच, जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, मीन्स रिवर सिस्टम, जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, अलकनंदा रिवर सिस्टम है, कोसी रिवर सिस्टम है, काली नदी का सिस्टम है, काली नदी तंत्र है। ये सब आपको कहाँ किन नदियों का मिलन होता है, कहाँ से कौन सी नदियों पर डैम बने हुए हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें ज्योग्राफी में। ठीक है, और स्थिति और विस्तार क्या है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उच्चावच में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे बांगर एवं खादर वाली जो मिट्टी से रिलेटेड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जैसे मैदानी क्षेत्र होगा, फिर शिवालिक क्षेत्र आएगा, मध्य हिमालय जो हम बोलते हैं शिवालिक, जैसे बाह्य हिमालय हो गया, फिर मध्य हिमालय हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, किसको कौन अलग करता है, जैसे मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, सेंट्रल बाउंड्री थ्रस्ट है। ठीक है, शिवालिक में कौन कौन सी रेंज आती हैं, उस शिवालिक की ऊंचाई कितनी होती है, ये सब आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें इसमें पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में डिटेल में। जनसांख्यिकी यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से ये सब आपको उत्तराखंड में देखना पड़ेगा। जनसंख्या घनत्व तो कौन से जिले का सबसे ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक, यातायात में ये सारी चीज़ें आप ज्योग्राफी, इसके लिए परीक्षा वाणी एक बुक है। दूसरी सिंगल लाइनर नोट्स बाय BS नेगी।
थर्ड हिस्ट्री के लिए आप डॉक्टर अजय सिंह रावत जी के बुक को फॉलो करेंगे। तो पहले इतिहास में देखिए क्या क्या है। राजवंश कुणिंद, पौरव एवं कत्यूरी वंश है, आपको मेन इसको पढ़ना है, जितना आप डीप पढ़ सके अच्छा है। मध्यकाल उत्तर कत्यूरी चंद हो गया, पंवार वंश हो गया। आधुनिक काल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। गोरखा एवं ब्रिटिश काल, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिदृश्य, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे यहाँ से हेनरी रैमजे जो कुमाऊं कमिश्नरी हमारी रही है, उसके जो कमिश्नर रहे हैं उनका क्या योगदान रहा। जैसे गोरखाओं का जो अल्मोड़ा पर यानी कि चंद वंश के उसको यहाँ पर फिर गोरखा राज्य स्थापित हुआ, फिर गढ़वाल में स्थापित हुआ, खुड़बुड़ा का युद्ध, ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये आपको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, ये सब आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। जल, वन, वन्य जीव संरक्षण पार्क, ये कब किसकी स्थापना हुई, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, नंदा देवी, ये सब चीजें आपको, गोविंद राष्ट्रीय पार्क कब इनकी स्थापना हुई, और इनके क्षेत्रफल के हिसाब से घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा सर। शिक्षा एवं संस्कृति, ये यहाँ के जो शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है मेन वो, रीति रिवाज, उत्सव व मेले, प्रमुख आंदोलन ये पूछे जाते हैं। कुली बेगार, डोला पालकी, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, ये सब आपको डॉक्टर अजय सिंह रावत जी को बुक को फॉलो करना ही पड़ेगा उत्तराखंड में। अजय सिंह रावत जी की बुक में मैंने भी उसको पढ़ा था बुक को, 1919 से 1942 तक एक हेडिंग है बुक के लास्ट में, जब आप देखेंगे तो 1919 से 1942 तक का, या 1900 से 1942, काफी अच्छे से जो जो आंदोलन हुए हैं उनमें बहुत अच्छे से बता रखा है डॉक्टर अजय सिंह रावत जी ने कहानी की तरह से। और सिंगल लाइनर नोट्स जो BS नेगी जी की आएगी बुक, उसमें जो है डायरेक्ट फैक्ट वाइज दिया है। थोड़ा सा पढ़ने में बोरिंग लगती है बुक, लेकिन काफी अच्छे फैक्ट उसमें दिए हुए हैं, आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा, केवल परीक्षा वाणी मात्र से नहीं हो पाएगा। अब सर आर्थिक विकास है, ऐसी समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, तो उत्तराखंड की DIPR आप इसमें देख सकते हैं, DPR में, उसमें आप देख लीजिएगा क्या महत्व, वर्तमान में कौन सी योजनाएं चल रही हैं खेल कूद के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उत्तराखंड, ये सब आप आसानी से बस अगर बुक्स को फॉलो करेंगे स्वयं से, यदि आप सेल्फ स्टडी पर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करें, मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूँगा, वो आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी कोई भी कोचिंग लें, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी ना करेंगे कोचिंग के साथ साथ, तब तक आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं नहीं मानता कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दे पाएगा, क्योंकि तो सेल्फ स्टडी ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि तो कोचिंग सेंटर भी कहते हैं कि पढ़ाएंगे हम, लेकिन रिवीजन की गारंटी छात्र की होनी चाहिए, ये माना जाता है। तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना पड़ेगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट है सर सामान्य बुद्धि परीक्षण। इस पे मैं भी अपनी तरफ से लेक्चर्स अपलोड करूंगा समय समय पे, कोशिश करूंगा एक रेगुलेटरी रखने की कुछ समय बाद जल्दी ही। तो ये भी शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिनमें प्रतिशत और अनुपात, ठीक है, आपका परसेंटेज है, आपका अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साधारण तथा मिश्रित ब्याज मीन्स सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका समय, कार्य एवं वेतन, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, महत्तम एवं लघुत्तम समापवर्तक मीन्स HCF एंड LCM, इस पर। और तुल्यता, बाकी जो है आप देख रहे होंगे, सिलेबस आप देख ही रहे हैं, ये सब रीजनिंग का है। नीचे यहाँ पर है थोड़ा रेलगाड़ियों, नाव और धाराओं, कैलेंडर है, देखिए घड़ियों से रिलेटेड है, तार्किक व्यंज चित्र हो गए, आंकड़ों का चित्र, ये सब माध्य, माध्यिका, बहुलक मीन्स मीन, मीडियन, मोड, ये सब आसान सिलेबस है। जो आर्ट्स वाले हैं, देखिएगा जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनमें से जो यहाँ पर इस पोर्शन पर अपनी एक अच्छी पकड़ बनाएगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे स्क्रीनिंग में। और आपको करना पड़ेगा, कोई बहुत टफ मैथ नहीं है ये, 6, 7, 8 में। देखिए आर्ट्स वाले सोचते ना हमारी मैथ अब छूट गई, आप सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना होगा, क्यों तो क्लास 6, 7, 8 में आप सबने मैथ को पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें कितनी बार आर्ट्स वालों का ये भी कहना होता है कि इसमें चलो देख लेंगे एक आध कहीं पर, मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली ऐसे ही मेंटेलिटी बन जाती है कि मैथ में नहीं हो पाती है मेरे से मैथ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम ये रहता है कभी कभी मैथ नहीं हो पाती, तो इसमें चलो एक आध किस्मत ही आजमा लेंगे, तो ऐसे भी रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर किसी ने ये भी कहा है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो साहब
जुए में होती है। तो किस्मत नहीं अपनाना है, हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। तो आप लोग भी इस पर काफ़ी अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, मेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगा RS अग्रवाल जी की, और एक ल्यूसेंट की आती है बुक, कौन सी, ल्यूसेंट वर्बल रीजनिंग। मैं लास्ट में सारी बुक्स अभी आपके सामने यहाँ पे शो करूंगा। तो इसमें 25 में से आप पूरे 25 मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अब सर नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है हिंदी। ये 20 नंबर की हिंदी है, आप यहाँ पे पूरे 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं आसानी से। अब आपको क्या है, पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स, ठीक है, विलोम शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, वाक्यांश के लिए शब्द है। ये सब के लिए आप ल्यूसेंट की एक बुक पकड़िए हिंदी की, दूसरी आती है डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की। पहले तो ल्यूसेंट ही इनफ है। तो पर्यायवाची शब्द तो आपको सर रटने ही पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। कोई भी आपको कितने पर्यायवाची शब्द याद करा देगा ना। आप स्वयं से तो कर सकते हैं। विलोम शब्द के लिए अब आप देखिए, स्वयं से तो आप विलोम शब्द आपको किताब खोलनी पड़ेगी। आप किताब को खोलने की आदत डालेंगे तो ये आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप मन से पहले, सबसे पहले आगे उठिए कि भाई आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द तो हम स्वयं से पढ़ सकते हैं ना। हम बुक ओपन करें और इनको पढ़ें। तो इसीलिए क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय है जैसे, ये भी आप स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी की बुक पकड़िए, ल्यूसेंट हिंदी, ठीक है। साथ में आप यूट्यूब से कोई भी चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको आजकल ऑनलाइन सब कुछ है यूट्यूब में, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा सिलेबस नहीं है कि आपको PCS लेवल के लिए करना है। ये स्क्रीनिंग है, मतलब यहाँ पर छटनी करनी है। अगर आपको थोड़ी बहुत ज्ञान है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप मन से मत हारिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि वी कैन डू, हम इसको कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखिए। इसलिए मैं आपसे यहाँ पे एक लाइन कहना चाहूंगा कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है। कहा जाता है कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। इसलिए आप ये पॉजिटिव सोचिए कि हम इसको कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये सिलेबस था स्क्रीनिंग का जिसको हमने डिस्कस करा। अब यहाँ पर जो बुक्स मैंने फॉलो की थी वो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेल्फ स्टडी के बेस पे कुछ बुक्स फॉलो की थी। एक जो मेन बुक है, काफी अच्छी बुक है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य ऑब्लिक महिला शाखा। ये 2021 में जब हमारा एग्जाम हुआ था, ये देखिए ये उस समय की बुक है। लेक्चरर कैडर प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग परीक्षा 2020-21, वस्तुनिष्ठ प्रकार भी है और इसमें डिटेल में भी, और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, सभी कुछ इस बुक में है। शिक्षण अभिरुचि भी है, सामान्य अध्ययन भी है, उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान भी है, सामान्य बुद्धि परीक्षण भी है, सामान्य हिंदी। लेकिन मैं कहूंगा आपको, मैंने पूरी बुक की इसकी एक एक लाइन पढ़ी हुई थी उस समय। मैं आपसे सीधे यहाँ पे कहूंगा, इस बुक में आपको राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, UGC ये डिटेल में नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये बुक आपकी, आप केवल इस बुक को लेके बैठ जाएं और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कि यही बुक सर्वे सर्वा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हेल्पफुल है। मैंने आपको कह दिया राधा कृष्णन आयोग, ये सब आपकी इसमें डिटेल में नहीं है, उसके लिए मैं आपको आगे बुक बता रहा हूँ। या फिर आप जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं इन आयोग पे, आप इनको पूरा फॉलो कर लीजिए। आप स्वयं आपको लगेगा भी कि हाँ वास्तव में इन नोट्स में कुछ है, ठीक है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। यहाँ पर कोई मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मेहनत से वो नोट्स बनाए हुए थे, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप उनको फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वो ऐड है। तो ये तो एक बुक, इसको आप जरूर परचेज करिए सर। इसका नया एडिशन ये देखिए 2020-21 वाली मत परचेज कीजिएगा। नया एडिशन आप देखेंगे तो इसमें लगभग आपकी हर चीज से जुड़ी हुई चीजें हैं। इस जो चीजें मूल्य था ना, मूल्य वाला पेडागोजी में बौद्धिक संपदा का अधिकार है, वो सब आपको यहाँ पर इस बुक में मिल जाएंगे। साथ में आप गूगल से भी जरूर पढ़ें। अब सर नेक्स्ट टीचिंग पेडागोजी के लिए देखिए ये बुक, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास एवं समस्याएं, रमन बिहारी लाल और कृष्णाकांत शर्मा। एक बुक आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इन्हीं बुक से आपके लिए नोट्स वहां पर यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। या फिर जो लोग बुक परचेज कर सकते हैं तो इस बुक को टीचिंग पेडागोजी के लिए काफी अच्छी बुक है, ठीक है। ऑथेंटिक बुक भी मानी जाती है। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो बुक है सर,
ये अब देखिए जो शैक्षिक तकनीकी है ना, उसके लिए ये 2-3 बुक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें से आप किसी एक बुक को देखिएगा। एक बुक ये है शिक्षा तकनीकी के मूल तत्व, निर्देशन एवं प्रबंधन, आर ए शर्मा जी की बुक है। काफी अच्छी बुक है, इसमें आपका मैक्सिमम सिलेबस टीचिंग पेडागोजी का जो शिक्षण विधियां हैं, प्रविधियां हैं और कंप्यूटर इन एजुकेशन है, ये सारी चीजें, कक्षा अनुशासन है, शैक्षिक नियोजन है, ये मैक्सिमम इस बुक में आपको सिलेबस इसको ये कवर करती है। या तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, मैं अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले इस बुक को सजेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम सिलेबस को ये कवर करती है। दूसरी बुक सर आप सब लोगों ने पढ़ी भी होगी, यह बुक जो शिक्षा तकनीकी की ये बुक है, ये बुक है डॉक्टर एस के मंगल और उमा मंगल की बुक, मंगल एंड मंगल की बुक है। ये भी काफी अच्छी बुक है, काफी मोटी बुक है, ठीक है। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सभी बुक फॉलो करनी है, या तो आप आर ए शर्मा को फॉलो करिए या फिर मंगल एंड मंगल की आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है इस बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, एस के मंगल की, ठीक है। या फिर तीसरा ऑप्शन है सर ये, तीसरी ये है शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, मतलब मेरा कहने का मतलब है ना कि किसी के पास कोई भी बुक हो सकती है। शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार ये है डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ की बुक, ये भी काफी अच्छी बुक है अपने आप में। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने आपको 3 बुक सजेस्ट कर दी सर, एक तो आर ए शर्मा की, दूसरी मंगल एंड मंगल की और तीसरी शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार। आप सब लोगों ने बीएड में कोई ना कोई बुक पढ़ी होगी, तो आप अगर यदि अरेंज कर सकते हैं तो इन बुक्स को अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा और अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, बुक्स को पढ़िएगा जरूर। ऐसे जो व्यक्तित्व वाला है, केवल व्यक्तित्व वाला जो पोर्शन है उसके लिए मैं कह रहा हूं ये जो अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इससे आपका एक ही टॉपिक कवर होता है, वो होता है कौन सा, पर्सनैलिटी वाला। यदि किसी के पास यह बुक है तो वो इसको जरूर पढ़े। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जो पर्सनैलिटी वाला है इस बुक के माध्यम से उसके नोट्स जो मैंने बनाए हैं उनको आपके सामने अपलोड करने की कोशिश करूं सर। तो ये बुक्स जो पेडागोजी के लिए मैंने करी हैं, इनमें से आप मैंने बता ही दिया है कौन सी लेनी है। अब जो था हमारा 35 मार्क्स का जो जीएस है उसके लिए मैंने आपको बताया करंट अफेयर के लिए आप कोई मैगजीन जरूर लीजिए, उसमें वार्षिक समसामयिकी या प्रतियोगिता दर्पण जो भी मैगजीन आ रही है करंट अफेयर पे। बाकी ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, इसमें आपका देखिए पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आ जाएगा और ये ज्योग्राफी को भी कवर करेगी। तो ल्यूसेंट की जीके की बुक को यदि आप डिटेल में पढ़ लेते हैं ना तो ये जो है गागर में सागर वाली बात ये बुक करती है। इसी बुक में काफी चीजें आपकी इसी से कवर हो जाएंगी। प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा के लिए अपने आप में सफिशिएंट बुक है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान। अब इसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं सर। अब आई उत्तराखंड की बारी। तो उत्तराखंड में एक परीक्षा वाणी है राज्य सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, ये जो बुक है परीक्षा वाणी की है, उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन। परीक्षा वाणी तो और इसका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका अपडेटेड वर्जन आप लेना, क्यों तो उसमें जो परीक्षा वाणी में आपने देखा होगा ना, बाकी आगे पीछे तो सब कुछ सेम रहता है। परीक्षा वाणी में क्या होता है, जो पुरानी जो परीक्षा वाणी होती है उसमें और नई परीक्षा वाणी में केवल इतना ही अंतर रहता है कि लास्ट के जो 5-6 पेज होते हैं उसमें करंट की चीजें ऐड हुई होती हैं नए अपडेटेड वर्जन में। जो करंट अफेयर के हैं या जो हाल ही में जो चीजें हुई हैं वो लास्ट के पेजेस में परीक्षा वाणी चेंज करती है, बाकी आगे आपको पूरी बुक का पैटर्न सेम ही मिलता है, ठीक है। तो परीक्षा वाणी आप जरूर पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, मैंने परीक्षा वाणी की एक एक लाइन को पढ़ा हुआ था। परीक्षा वाणी में चैप्टर वाइज दिया है, इसमें पार्ट अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, तो एक एक चैप्टर वाइज आप परीक्षा वाणी को पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद से सर नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफी हेल्पफुल बुक आपके लिए रहेगी, इसको आप, मेरा ये आपको एडवाइस है आप इसको जरूर परचेज करें। नोट्स पब्लिकेशन की बुक आती है उत्तराखंड सिंगल लाइनर, ठीक है, बाय BS नेगी जी की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। बस इस बुक में क्या है ना, फैक्ट लिखे हुए हैं डायरेक्ट, तो पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग सी लगती है और काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आपको उन सब चीजों से ऊपर उभर के इस बुक को जरूर पढ़िएगा, क्यों तो इसके फैक्ट आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। इस बुक में जो लेक्चरर पहले जो हमारा पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन इस बुक में मिले हुए थे। आप लोग भी इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने भी इन चीजों को अनुभव किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सर बुक आती है, इसको भी आप जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उत्तराखंड समूह ऑफ 55 सॉल्व पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स। ये उस समय की बात थी 2011 से 2020, मैंने उस समय परचेज की थी क्यों तो हमारा एग्जाम 2021 में हुआ था, इसलिए 2011 से 2020 है। आप इसका अपडेटेड वर्जन
क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उत्तराखंड समूह को, ये भी उन्हीं की है, करमवीर रावत, और यहाँ संपादक हैं BS नेगी। ठीक है, 55 सॉल्व्ड पेपर्स। अब इसके बाद से नेक्स्ट बुक है सर, ये भी आपको जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। अब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, ये मैंने खरीदी हुई बुक थी, ये मेरी बुक है। ठीक है, पाषाण युग से 1945-49 तक, ये है आपकी डॉक्टर अजय सिंह रावत। तो इस बुक में एक तो आप हिस्ट्री को देखिए, अभी आपके पास समय है, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाए, मैंने आपसे कहा ना, जो लास्ट में आंदोलन वाले दिए हैं उनको आप जरूर पढ़िए। जितना आपको समय होता है उतना आप इस बुक को जरूर पढ़िए। आपको हिस्ट्री के लिए तो कंपटीशन उत्तराखंड लेवल पे, उत्तराखंड की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्यों तो उत्तराखंड में मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 30 में से 30 या 29 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, और उन्होंने जरूर ये बुक पढ़ी होगी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने। ठीक है, फिर सामान्य हिंदी। अब हिंदी के लिए मैं बात करता हूं, जो हिंदी का पोर्शन था लास्ट में, ल्यूसेंट की बुक अपने आप में इनफ है सर। सामान्य हिंदी की ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक है, ये अपने आप में हमारे पास इनफ है। लेकिन यदि अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने साथ में ये बुक भी फॉलो करी थी। देखिए, हिंदी की ये सामान्य हिंदी की बुक आती है, ये बुक है आपकी डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर केदार शर्मा की, व्याकरण की बुक है, सामान्य हिंदी करके। ये बुक मैंने पढ़ी हुई थी उस समय भी। तो लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें, ये मैं नहीं कहूँगा। यदि आप ल्यूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ल्यूसेंट अपने आप में इनफ है। लेकिन जो लोग अगर इस बुक को परचेज कर सकते हैं, सामान्य हिंदी डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की, तो वो भी अपने आप में क्या है, काफ़ी बेस्ट है सर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे राय देना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट ये बुक का हुआ। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए सर। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अभी जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो आप अभी से, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप डेली जो है आप 2 सब्जेक्ट पढ़ें। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, डेली 2 सब्जेक्ट। ये 2 सब्जेक्ट आप कौन से, स्क्रीनिंग के लिए। एक तो मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि उत्तराखंड आप पढ़ें ही पढ़ें, पहले उत्तराखंड से आप स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरा जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ, आपको पसंद आए ना आए उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। उत्तराखंड के साथ साथ आप करें टीचिंग पेडागोजी, TP मैंने लिख दिया, टीचिंग पेडागोजी। आप क्या करिए सर, डेली सेल्फ स्टडी से, या जैसे भी आप यूट्यूब वगैरह या कहीं कोचिंग से, जैसे भी आप करें वो आपकी इच्छा है, 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा आप उत्तराखंड पढ़ें और 1.5 घंटा आप टीचिंग ये पेडागोजी को आपको करना पड़ेगा। 3 घंटे डेली आपको अभी से स्क्रीनिंग में आपको देने होंगे। ठीक है, अब आप एक टारगेट रख लीजिए। टारगेट क्या रखिए, जैसे अभी अक्टूबर है, 19 अक्टूबर है, तो आप ये रखिए कि जो एक महीना है, ठीक है, उसमें जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड तो आप डेली पढ़िए, ये जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है इसको आप डेली पढ़िए। ठीक है, इसको लगातार 1 महीने तक आपको स्टडी करना है, परीक्षावाणी से एक एक अध्याय, और साथ में BS नेगी से और अजय रावत से, जैसे भी आप पढ़ें, डेली उत्तराखंड डेली पढ़ना ही पढ़ना है। 1 महीने तक, 1 से 1.5 महीने तक आपको पूरी उत्तराखंड पढ़नी है। ठीक है, आप समय है, यदि आप डेली पढ़ते हैं तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है सर। जो टीचिंग पेडागोजी है, अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे ना, क्योंकि हम 2 ही सब्जेक्ट लें तो उससे हमारे पास नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को आप भी समझते हैं। 3 दिन आप टीचिंग, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे ये है, तो 3 दिन आप टीचिंग पेडागोजी पढ़िए। ठीक है, और साथ में आप 3 दिन, जो बाकी आपके पास 3 दिन बचते हैं, वो वाले इसमें आप यहाँ पर रखिए अपने लिए हिंदी। ठीक है, हिंदी का पोर्शन रखिएगा, कैसे करके, या तो आप हिंदी रख लीजिए जिसकी जो इच्छा है, या फिर आप रख लीजिए यहाँ पर GS का पोर्शन, क्योंकि तो GS आपको बड़ा परेशान करेगा। करंट अफेयर्स आप अभी से देखिए। ठीक है, तो ये ऐसे करके 1.5-3 घंटा ये है हिंदी और GS, ये आप कर लीजिएगा इसमें। और साथ में आपको जो 1 घंटा है, देखिए जो 1 आवर है, अब आपकी तो आपके पास क्या है, एक उत्तराखंड है, एक टीचिंग पेडागोजी है, एक GS है, एक हिंदी है, और क्या है आपके पास, एक है रीजनिंग ऑब्लिक मैथ का। तो यहाँ पर रीजनिंग ऑब्लिक मैथ्स, इसके लिए आपको 1 घंटा इसके लिए देना पड़ेगा। 1 घंटा आप रीजनिंग ऑब्लिक मैथ्स के लिए दें। अगर जिन लोगों की ये अच्छी है,
रीजनिंग ऑब्लिक मैथ्स अगर जिनका अच्छा है, देखिए ये रीजनिंग और मैथ्स में यहाँ पर कह रहा हूँ आर्ट्स स्ट्रीम के लोगों के लिए, आर्ट्स के कैंडिडेट्स के लिए, तो वो 1 घंटा रीजनिंग मैथ्स को दें। जैसे साइंस वाले हैं उनका रीजनिंग मैथ जैसे अच्छा होता है जो जल्दी कवर कर लेते हैं, तो वो क्या करें, यहाँ पर 3 दिन पेडागोजी कर लें और 3 दिन वेडनेसडे जैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जीएस करें। तो वो लोग 1 घंटा यहाँ पर क्या दे दें, हिंदी को दे दें। ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपको क्या हो रहा है, आपको 4 घंटे स्क्रीनिंग को देना पड़ेगा। यदि आप पढ़ते हैं तो सर जब आप पढ़ने बैठ जाते हैं ना तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है 4 घंटे स्क्रीनिंग को देना, क्योंकि अब आ गया है। तो आप क्या करेंगे, तो एक ये उत्तराखंड तो आपकी चलते रहेगी, क्यों तो उत्तराखंड काफी डिटेल सिलेबस है। और टीचिंग पेडागोजी को आप तीन दिन आप टीचिंग पेडागोजी दे दीजिए और तीन दिन आप उसमें जीएस को दे दीजिए। जीएस में जैसे आप सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा लिख करके, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका लगभग 1.5 महीने में, अभी जैसे अक्टूबर नवंबर, यानी कि नवंबर लास्ट तक आपकी उत्तराखंड एक बार बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, आपके मैक्सिमम चैप्टर हो जाएंगे। आप अगर 1.5 महीना डेली 1.5 घंटा पढ़ते हैं ना तो आप आसानी से परीक्षा वाणी भी निपटा लेंगे और बीएस नेगी भी हो जाएगी और अजय सिंह रावत को भी आप थोड़ी बहुत कर लेंगे। तो नवंबर, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए टीचिंग पेडागोजी, और ये भी आपका मैक्सिमम यहाँ तक कवर हो जाएगा, क्यों तो कुछ आप लोगों ने एलटी में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर पेडागोजी थोड़ा अलग है। जीएस का भी आपका कुछ पोर्शन हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए एक रणनीति होती है, नवंबर जैसे हुआ तो उसके बाद भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बहुत समय है, 4 महीने और है। फिर उत्तराखंड का ये वाला जो पोर्शन 1.5 घंटे अभी करा है ना आपने, इसमें जब आपको थोड़ा कमांड आ जाती है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, तो आप रूटीन में चेंज कर दीजिए, जीएस को रख दीजिए फिर 1.5 घंटा और उत्तराखंड को यहाँ ले जाइए इस वाले ऑप्शन पर। आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे। तो जो अब 3 दिन वाला, 3 दिन वाला है पेडागोजी, आप लगातार पढ़ते रहें। फिर उसके बाद से ऐसे नवंबर के बाद से जैसे होता है, फिर आप सब दिसंबर के महीने में आप इनको अच्छे से करिए, फिर मैथ्स और हिंदी को। तो आपका मेरे कहने का मतलब है दिसंबर लास्ट तक, यानी कि दिसंबर लास्ट तक आप एक बार बहुत अच्छे से कर लें। क्या क्या आपके लगभग ये चीजें हो जानी चाहिए। जीएस आपका बच सकता है, बाकी आपका हिंदी हो गया, हिंदी और इनको आप एक्सचेंज करके ऐसे करके पढ़ते रहें। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी इस समय जो आपके पास यहाँ पर जो है, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, किसी को अगर बहुत टफ लगे तो आप 3 सब्जेक्ट को लेके एटलीस्ट चलिए। आप उत्तराखंड ले लीजिए, आप टीचिंग पेडागोजी ले लीजिए, मैंने पूरा बोल दिया आपको। देखिए उत्तराखंड आप 1.5 घंटा दे दीजिए पूरा, टीचिंग पेडागोजी आप पूरा एक महीना लगातार आप इसको दे दीजिए 1.5 घंटा, और बाकी बचा हुआ 1 घंटा तीसरा सब्जेक्ट आपको, या तो जीएस बचा अब आपके पास, या आपके पास बचा हिंदी, या आपके पास बचता है मैथ्स, ठीक है। तो इसमें से भी आप दे दीजिए, देखिए यहां से, या तो फिर आप यहां से दे दीजिए ये जीएस को 1 घंटा डेली, आप 1 आवर किसको दे दीजिए, जीएस को दे दीजिए। फिर आपके पास ये रहेगा ना हिंदी और मैथ्स, ठीक है। तो ये फिर आपको परेशान करेगा, तो जैसे संडे का दिन है या जैसे भी है, आप इसको करते रहें साथ में, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही आपको ये परेशान करने लगेगा मेरी हिंदी और मैथ्स छूट रही है, तो आप किसी एक सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दें। तो ये टाइम टेबल आपको कुछ इस तरीके से चलना होगा, क्यों तो ये 1.5 घंटा आप इनको चलिए पूरा पढ़ लीजिए हफ्ते भर में। तो जीएस के साथ 3 दिन किसी एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा, क्यों तो हमने परीक्षा दी है, अगर हम किसी एक को छोड़ते हैं ना तो वो हमको एक साइकोलॉजिकली हमारे माइंड पे अटैक करने लग जाता है कि वो तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ उस सब्जेक्ट को, या उस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं रही हूँ। तो आप एटलीस्ट सर, मेरे कहने का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को सेट करिए। आपको 4 घंटे आपको स्क्रीनिंग को अभी से देना पड़ेगा, यानी कि 4 आवर आपको स्क्रीनिंग को देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी रणनीति से आप चलेंगे, रेगुलर स्टडी करिएगा, एक भी दिन को छोड़िएगा मत। यदि आप ऐसे स्टडी करते हैं तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट बुक्स थी आज के इस लेक्चर में, मैंने आपको बेस्ट बुक्स के बारे में बताया है, और जैसे जैसे मुझे समय होता है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रीनिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे टॉपिक लेते आऊँगा, और फिजिक्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनसे के लिए भी मैं आगे एमसीक्यू वगैरह प्रोवाइड कराते रहूँगा। इस समय थोड़ा सा हेल्थ इश्यू के कारण मैं थोड़ा सा फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा वहाँ पर मेरे कुछ समय से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे, मेरे पास कैंडिडेट्स के मैसेज और कॉल भी आ रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि जल्दी ही मैं फिजिक्स में आगे का कंटेंट डालने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो यदि आपको ये रणनीति पसंद आती है, बुक्स जो दिया गया अगर आपके लिए वैल्यूएबल हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।